हिंदी साहित्य की अनुपम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सशक्त कथाकार मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी चिन्हार। बिकी हुई आस्थाएं, कुचले हुए सपने, धुंधलाता भविष्य, इन्हीं दुख दर्द की घटनाओं के ताने बाने से बुनी उनकी कहानियाँ 21वीं शताब्दी के भारत के ग्रामीण समाज का आईना है। मेरे ख्याल से यह अंतिम मरीज होगा। नेक्स्ट पेशेंट कहकर मैं अपनी मेज पर ही कुछ लिखने में उलझी रही। दरवाज़ा खुला होगा और अटेंडेंट ने पेशेंट के नाम की आवाज़ भी लगाई होगी। वे तीनों कब अंदर आ गए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जब मैंने निगाह ऊपर उठाई तो देखा वे तीनों दरवाजे के पास ठिठके खड़े थे। मैंने समीप आने का इशारा किया तो वो रूपवती तरुणी रोगिणी को सहारा देती हुई मेरे पास तक ले आई। पीछे पीछे उसके साथ आया युवक भी चला आया। रोगिणी को मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठाकर युवती खड़ी ही रही। मैंने उसे और युवक को पास पड़ी कुर्सियों पर बैठने का संकेत किया। वे सभी बैठ चुके थे। नाक पर नीचे झुकाया अपना चश्मा मैंने ठीक तरह से ऊपर करके आंखों पर बिठाया और एक नज़र रोगिणी को देखने लगी। देर तक दृष्टि वहीं टिकी रही, उसी मुख पर। उसकी दोनों आंखों में झांकने के साथ ही पहचान के स्पष्ट से चिन्ह मेरे स्मृति पटल पर ठहर ठहर कर फिसलने लगे। ठीक उसी तरह जैसे काई जमी चट्टान पर मेढकी के छोटे छोटे बच्चे स्थिरता पकड़ते हैं और फिर फिसल जाते हैं। कई भाव फिर पानी में गोता लगाने के बाद ऊपर आए। कहीं देखा है मैंने इसे। हाँ, ये सरजू, मैं अपने आप से चीनने को कह रही थी। लेकिन इतने बड़े महासागर से शहर में सरजू कहाँ से आएगी और कैसे आएगी? मेरी दृष्टि का ही धोखा है। मैंने अपना मन समझा लिया। वैसे कई बार मुझे ऐसे ही भ्रम हुआ है। कोई स्त्री पीछे से सरजू जैसी लगी, कोई दाएं से तो कोई बाएं से। वो मिली मुझे कभी नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य जान गई कि मैं सरजू को कभी भूल नहीं पाऊंगी। वो शायद मेरे मन के किसी कोने में रहती है, अनजाने ही उभर आती है किसी स्त्री छाया में। मैं आश्वस्त होकर ओपीडी कार्ड पढ़ने लगी। नाम सरजू, उम्र 45, सेक्स फीमेल। मैं पूरी तरह घबरा उठी। दिल की धड़कन बढ़ गई। सरजू इस हालत में? मन अंदर ही फुसफुसा कर रह गया। ये पहचानेगी मुझे? सारे प्रश्न सोचती हुई मैं कार्ड को घूरती रही और नंगी मेज पर ही पेन से खुट करती रही। गहरी निगाह से देखा तो लगा वही है। ठोड़ी पर गुदने के 3 बिंदियों के निशान। संदेह हल्का होता जा रहा था और पहचान भारी। दोनों पलड़ों को जोखती मेरी आंखों में अंदर से भावातिरेक के बादल उमड़ने लगे, जिनके बरसते जल को मैं उसके तीमारदारों से बड़ी चतुराई से छिपा गई। सरजू अपनी फटी फटी आंखों से कहीं एक ही बिंदु पर घूरती सुधि बुद्धि विहीन बैठी थी। तन पर मुश्किल से लपेटे गए कपड़े, नंगे हाथ, बिना पत्तियों की ढूंढी शाख से। चेहरे पर झाइयाँ, कुछ उम्र का उतार और कुछ मन मरोड़ देने वाली ये बदहवास रुग्णता। दोनों के जोड़ ने सरजू का अम्लान मुख कैसा श्रीहीन कर दिया था। पत्ते झड़े पेड़ सा, शुष्क काष्ठ सरीखा। वे दिन मेरी किशोर वय और सरजू के तरुणाई के थे। जुलाई के महीने में शहरों के कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्र छात्राओं की बाढ़ सी आ जाती है। उस वर्ष भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम अपने कस्बे से इंटर की परीक्षा पास करके झांसी के डिग्री कॉलेज में प्रवेश ले चुके थे, मैं और मेरे 2 चचेरे भाई। कॉलेज का हॉस्टल निर्माणाधीन अवस्था में था, इसलिए बाहर से आए छात्र छात्राओं के सामने आवास का बड़ा विकट संकट आ खड़ा हुआ इन दिनों। कई दिन रिश्तेदारी में रहने के उपरांत बड़ी खोज के पश्चात हमें पंडित राम सहाय के मकान में 2 कमरे मिल पाए, एक मेरे लिए और दूसरा मेरे भाइयों के लिए। उसके बाद खाने पीने की समस्या उठ खड़ी हुई, परंतु आज तक वो आत्मीयता सूम की धरोहर सी मैंने अपने अंतन में कहीं गहरे छिपा रखी है, जिसमें सराबोर हो उस घर की वृद्धा स्वामिनी हमारे लिए महीनों भोजन बनाती रही थीं। बुंदेलखंड में माँ को संबोधित करने वाला शब्द बाई आज भी उनकी ममतामयी तस्वीर मेरे समक्ष उपस्थित कर देता है, जिनको हम बरसों बाई कहकर बुलाते हुए अपनी माता का स्नेह, उनकी ममता की ओट में अनदेखा करते रहे थे। बाई, कहाँ तक करोगी आप? कहा ना कोई खाना बनाने वाली ढूंढ लो। मैं रोज ही उन्हें टोकती।
अरे बिटिया, तुम का अलग हो, हमारे और बाल बच्चे होते तब न बनाते हम खाना। एकमात्र पुत्र की माता बस हंसकर ये कह देती और बड़ी चतुराई से मेरी बात टाल देती। कुछ दिनों पश्चात जब 1 महीने तक बीमारी ने माई को बिस्तर पकड़ाए रखा, तब स्वयं ही उन्होंने दद्दा से खाना बनाने वाली खोज कर लाने को कहा था। बड़ी खोजबीन के बाद जो हमारी भोजनदायिनी हमारे समक्ष उपस्थित हुई थी, वो सरजू थी। हाँ, यही सरजू। पहले दिन सुबह सवेरे झनक झनक पायल बजाती हमारे कमरे में प्रविष्ट हुई तो मैं और मेरा भाई आपस में एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। वो तनिक सकुचा गई। माथे पर चमकती टिकुली, हाथ भर भर कर लाल कामदानी चूड़ियाँ और आंखों में महीन काजल आंजे, पटर पटर झपकती पलकें। मैंने ऊपर से नीचे तक निहारा तो बुंदेलखंडी कमनिया नारी की प्रतिमूर्ति लगी थी, मुझे दुबली पतली काया की स्वामिनी सरजू। खाना ऐसा बनाती कि भाई लोग 6 की जगह 12 रोटी और पतीली भर दाल का आहार झटक कर ही उठते। मंगल गांव से राशन लाया जाता और उसे जल्दी जल्दी ख़त्म करते जाते। जितना खाते सरजू उतनी ही प्रसन्नता जताती। आज तो सांचो अच्छी बनी हुई है सब्जी, भैया लोगन ने खूब खाई, हंसते हंसते कहती जाती और बर्तन बटोरती जाती। सरजू, भैया लोग कब नहीं खाते, तुम पानी में नमक डालकर रख दोगी तब भी 12 रोटी से कम नहीं करेंगे। और हम दोनों जोर से हंस पड़ते। कैसी बात करत हो जिया, रोटी नहीं गिने के चाहिए, कहकर मुझे डपटने लगती। उम्र में मुझसे बड़ी होने पर भी वो मुझे जिया कहकर संबोधित करती थी, सम्मान जताने को बस। महीने के अंत में खाना बनाने की एवज जब मैंने उसे रुपए देने चाहे तो बिदक कर दूर खड़ी हो गई थी। कहा करती हो जिया, रुपयन के लाने हम खाना नहीं बनाऊत। फिर भी जबरदस्ती उसकी हथेलियों के बीच मैंने रुपए ठूसने चाहे थे तो रुआसी हो आई। रुपया नहीं चाहिए जिया, प्रेम भाव बनाए रखियो बस, कहते कहते उसकी आंखें मितुरा उठीं। फिर उसे पैसे देने का मेरा साहस कभी नहीं हुआ। वो हमेशा समय पर आती थी, हमारी व्यस्तता का ख्याल कर हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। हम में से कोई बीमार पड़ता तो सब कुछ छोड़कर तीमारदारी में जुट जाती थी। उसकी पाजेब की झनक से हम बिना देखे ही समझ जाते थे कि सरजू आ गई। एक दिन आकर बोली, जिया आज न्योता है आपको और 2 ही भैयन को हमारे यहाँ। उसका तो कहना ही काफ़ी था, सोचने विचारने का भी प्रश्न नहीं उठता था। उस दिन हम सरजू के घर गए थे। लिपा पुता साफ सुथरा घर, द्वार भित्तियाँ लोक चित्रकारी से सुसज्जित, चारों ओर उसकी सुघड़ता का साम्राज्य, मंदिर सा अगरबत्तियों सा महकता घर। आज जब इस महानगर की गगनचुंबी इमारतें देखती हूँ तो अपने घर की, पंडित राम साहे के घर की और सरजू के घर की याद न जाने क्यों कहीं मन में टीस जाती है। उस दिन खाने के बाद हम चलने को हुए तो वो सकुचाते हुए मेरे पास आई और एक सुतली से बांधे कागज का पैकेट मुझे पकड़ाते हुए मेरे कान के पास फुसफुसा कर बोली, लो जिया, हम तुम्हारे लाने ले आए थे, किले में मेला भरोहा तो वहीं से। मैंने पैकेट वहीं खोल डाला उसी के सामने। कांच की कुछ चूड़ियाँ और गुलाबी रंग के पतले कागज में चांदी की पायलें थीं। मैं क्या पहनूंगी ये सब? काहे नहीं पहनती जिया, नंगे हाथ घोड़े का अच्छे लगत। उसकी आंखों की चमक मुझे आज तक याद है। उसी स्नेहवश मैं वो उपहार अपने साथ ले आई और वो स्मृति धरोहर मेरे पास आज तक सुरक्षित है। सरजू जितनी प्रेममयी और निष्ठावती थी, उसका पति उतना ही धूर्त और लंपट था। विधाता ने कंदर्प कामदेव जैसा रूप देकर उसके दुराचरण में और वृद्धि कर दी थी। बस कंडक्टरी करते करते चंद्र प्रकाश न जाने कितनी ग्राम्य बालाओं का प्रणयी बन बैठा। आए दिन सिर पर गठरी उठाए, आंखों में सुरमा लगाए, चोटी पट्टी किए किसी गौर वर्णा अलहड़ किशोरी को बस की प्रतीक्षा में सड़क पर खड़ी देखता तो मुंह जोड़ झट से आवाज दे उठता, मोठ, चिरगांव, बड़ा गांव, झांसी, आ जाओ बैठो। ग्रामीण बाधा की ओर सम्मोहित दृष्टि डालकर कहता, बिना किराए ले चले हैं। और वन हिरनी से मुग्धा बाला न जाने कब मोटर बाबू के वशीभूत हो उठती, कठपुतली की तरह उसके संकेतों पर चलने लगती, फिर चाहे कितने ही सामाजिक बवंडर क्यों ना उठें। उस रूट पर पड़ने वाले हर थाने का थानेदार उसकी प्रेम लीलाओं से परिचित और परेशान था। कितनी बार पकड़कर बस से उतार लिया जाता, लेकिन ऐसा शालीन चेहरा, ऐसा मृदुभाषी, कुशल वाक्पटु, लकदक लिबास में सुसज्जित, उसे देखकर क्या ऐसा लगता कि ये युवक इस तरह का छिछोर होगा। कहा सुनी करके दरोगा जी अक्सर छोड़ ही देते थे। एक दिन रात हो गई लेकिन सरजू नहीं आई, जबकि वो शाम से ही आ जाती थी, चाय पानी नाश्ता देती ही रहती। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ।
ज्यों ज्यों रात होती जा रही थी चिंता भी बढ़ने लगी। उसके पाजेब की झनकार जो अनजाने ही कान में पड़ जाती थी और मन ही मन कभी कभी तो हम खींच भी जाते थे कि उतार क्यों नहीं देती है, व्यर्थ ही में हमें डिस्टर्ब करती है। लेकिन उस दिन उसी झनकार को कान तरस गए। आखिर कहाँ चली गई? उसी की राह देखते हम कमरे के बाहर खड़े थे कि पड़ोस में रहने वाला छोटा सा लड़का मेरे पास भागा आया और हाँफता हुआ बोला, जिया, सरजू के चंद्रप्रकाश को पुलिस पकड़ ले गई। हैं? सरजू कहाँ है? मैंने घबरा कर पूछा। वहीं थाने में, जिया, उसे सिपाही बुलाकर ले गया है। वो छोटा सा बच्चा उत्तेजित हुआ बोल रहा था। मैं अपने भाइयों के साथ थाने की ओर भागती गई। पीछे पीछे दद्दा भी आ गए। सरजू थानेदार के सामने मुख पर घूंघट डाले हाथ जोड़े खड़ी कह रही थी, अब की विनती सुन लो दरोगा जी, आगे गलती ना करी है, क्षमा करियो आप। तुम क्षमा करने को कहती हो? आखिर कितनी बार माफ किया जाए? कानपुर झांसी रोड पर इसने हर दरोगा को परेशान कर रखा है। तुमसे इतनी बेवफाई सरजू, और तुम इसके लिए माफी क्यों? दरोगा जी, कहकर सरजू उनके चरणों पर झुक गई। वे द्रवित हो उठे थे। तुम्हें कोई परेशानी नहीं सरजू, कितनी औरतों से इसकी यारी है, पता है कुछ? कहते कहते वो तल्ख हो उठे थे। ऐन पतो है दरोगा जी, पर सुनी हुई है आपने वह कहावत, राजा की रानी एक बांदी हजार। कहते हुए अपने गले की सोने की हंसली दरोगा के पैरों में रख दी। जमानत पर छोड़ दो दरोगा जी, वो रिया उठी। सरजू की दरियादली देखकर पहले तो उन्हें हंसी आई, फिर हंसली उठाकर उसके हाथ में दे दी। पीठ थपथपा कर लॉकअप की ओर बढ़ गए। आज देर हो गई ना जिया, घर आकर मुझसे कह रही थी और लगातार अपनी आंखों से बहते आंसू धोती के छोर से पोंछे जा रही थी। वो बरसों हमारी सेवा करती रही, स्नेहिल बाहों में हमारी आपदाओं को समेटती रही और हमको हर संभव सुख देने का प्रयत्न करती रही। न जाने क्यों हम तो पढ़ लिख कर चले आए। बीच में खबर मिली थी कि सरजू के चंद्रप्रकाश की मृत्यु हो गई जहरीली शराब पीकर। सुनकर दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसके कर्मों का भविष्य कुछ ऐसा ही होना था, ये तो सभी जानते थे। हम झांसी गए भी थे, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी थी। इसके आगे की कथा रोगिणी के साथ आए युवक ने इस प्रकार सुनाई। पति चाहे जैसा था, लेकिन वो कहीं बसी तो थी उसके साथ। उसका घनौंदा लिपे आंगन और पुते चूल्हे बक्सा बिस्तर से सुसज्जित तो था। अपने उसी घर की पटरानी थी वो। चंद्रप्रकाश की मौत से सरजू असहाय हो उठी। मुखर वाचालता मुंह खोकर अधरों से लिपट गई। कुछ बोलने सुनने को रह ही नहीं गया उसके पास। ननद विद्या जिज्जी भाई का शोक करने आई थी। वैसे तो सरजू को अपने साथ ले जाने का विचार वे करती न करती, लेकिन उसका बढ़ा हुआ पेट देखकर उनकी आंखें चमक उठीं और तुरंत उसका सामान बंधवा कर उसे कलेजे से लगाकर अपने साथ ले गईं। कुछ दिनों के अंतराल पर नंदोई सरजू के गांव की जमीन बेचकर पैसे खड़े कर ले गए। उसने अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन विद्या जिज्जी ने उसे बच्ची से हाथ भी नहीं लगाने दिया। नर्स ने जैसे ही सरजू के पास शिशु को लिटाया, तुरंत विद्या जिज्जी ने नर्स के कान में कहकर कुछ बच्ची को नर्सरी वार्ड में रखवा दिया, प्री मैच्योर शिशुओं के साथ। अस्पताल से आकर सरजू पहुंचा दी कोठी के पीछे बनी कोठरी में, और बच्ची का पालना विद्या जिज्जी के कमरे में रखा गया। विद्या ही उसकी माँ थी। पंडित बुलाकर नामकरण करवा दिया। नाम रखा गया कनक। प्रसूति के दर्द पीड़ झेलकर सरजू नितांत अकेली उठ बैठी। घर का कामकाज उसके जिम्मे था। कनक के लिए आया अलग रख दी गई, लेकिन लाख छुपाने के बावजूद भी यहाँ लोग जानते ही थे कि बेटी विद्या की नहीं हो सकती। कितने ही इलाज उपचार और गंडे ताबीज विद्या की बंध्या कोख को उर्वरा नहीं कर पाए थे, और अब इस उम्र में ये कोपल कहाँ से फूटी? यही बातें विद्या के मन को चैन नहीं लेने देती। बच्ची को गोद में लेते ही लोगों की आशंका भरी दृष्टि उन्हें छेदने लगती, और वे झट से बच्ची को पालने में डालकर किवाड़ बंद करके अपने प्रकोष्ठ में कैद हो जाती। एक दिन पति से कहना ही पड़ा, आपका कारोबार तो दिल्ली में भी है, वहाँ कौन किसको जाने, नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। उसी क्षण से केदारनाथ अपनी शिफ्टिंग का प्रबंध जी जान से करने में जुट गए। विभिन्न तरह के खिलौनों से सजी कॉट में पड़ी बेटी हाथ पैर मारकर किलकारी भरती तो सरजू दूर से देखकर ही निहाल हो लेती। क्षुधा से व्याकुल कनक जब रो रो कर घर को सर पर उठा लेती तो सरजू की छातियों से दूध की धार स्वयं बह बह कर जमीन पर गिरने लगती। लेकिन वो दूध भरे स्तन लिए अपनी कोठरी की ओर भागती। विद्या देवी की हाँक घर में गूंजती और आया दूध का तापमान बिना देखे ही जल्दी से जल्दी बच्ची के मुख में रबड़ की निप्पल ठूंसने का प्रयत्न करती तो कनक और जोर से चिंगाड़ उठती। कैसी विकट स्थिति!
पास ही क्षुधा व्याकुल चीखता शिशु और भरे स्तन लिए दुग्धपान कराने को तरसती माता। सरजू ने न जाने कौन सा पाषाण सरका लिया था सीने पर कि कभी भूले से भी नहीं, छुप कर भी नहीं, बच्ची के पास जाने की बात अपने मन में आने ही नहीं दी। वो तो जिज्जी के एहसान तले दबी ऐसे ही कृत्य थी, फिर उनकी अतृप्त ममता के मुख से वात्सल्य का जल कैसे छीनती। विद्या जिज्जी के साथ वो दिल्ली आ गई। यहाँ आकर उसका मन कैसा कैसा उचाट हुआ जाता था। झांसी छूटी, अब ग्वालियर भी छूट गया। पिछवाड़े कोठरी का प्रबंध तो उसके लिए यहाँ भी हो गया, पर दूर दूर बनी कोठियाँ और उसके पीछे बने छोटे कमरों में कोई मद्रासी, कोई बंगाली, राजस्थानी और न जाने कहाँ कहाँ से आए लोग। अपनी झांसी का तो कभी कोई दर्शन को भी नहीं मिला उसे। बस एक बात अवश्य उसकी मनचीती हो गई थी। जिज्जी ने कनक को संभालने का भार उसे ही सौंप दिया था। पुरानी आया साथ आई नहीं और नई का प्रबंध यहाँ हो नहीं पाया, सो सरजू जल्दी जल्दी काम निपटा कर कनक की सेवा में लग जाती। अब विद्या देवी को भी उधार का मातृत्व छिन जाने का किंचित भय नहीं रहा। यहाँ तो बेटी उन्हीं की जानी जाती। कौन जानता था कि 9 मास किसी और के रक्त पानी ने इसे सींचा है। सरजू स्वयं भी कहती, तब भी कोई न सच मानता। कनक, माँ ने आवाज़ दी। जी मम्मी। वो दौड़ी आई। अरे सरजू, इसके मोजे नहीं बदले? फ्रॉक गुलाबी और मोजे नीले, कुछ तो अक्ल रखा करो। विद्या देवी ने स्वर अति तीखा कर लिया। अब ही कहकर वो स्वयं में ही सिमट गई। सरजू, हम दूध नहीं पिएंगे, सुना तूने? पीछे से नन्ही लात खाकर कनक ने पोंछा लगाती सरजू को चौंका दिया। वो पोंछा निचोड़ती हुई हंसने लगी। अच्छा, सुन ली हमने। लेकिन मम्मी के क्लब जाने पर नन्ही कनक चुपके से आती और सरजू के सीने से चिपट कर सो जाती। सरजू के कान कॉलबेल पर ही लगे रहते, जैसे वो बहुत बड़ी चोरी कर रही हो, और बेल बजते ही झट उसे उसके कमरे में लेटा आती, तब जाकर दरवाज़ा खोलती। जिज्जी देख लेती तो गजब हुई जातो। जा नादान लड़की तो मानत नहीं आ, अपने आप से सरजू कह लेती। बस ऐसे ही उनकी आज्ञा पर चक्कर घिन्नी हुई दिन बिता रही थी। विद्या देवी और केदारनाथ की पुत्री कनक अब बड़ी होने लगी। सरजू उसकी कौन थी? कोई नहीं, न कोई नाता रहा, न संबंध। सारे रिश्ते नेपथ्य में पटक दिए थे विद्या देवी ने। महज उनकी अनुचरी सरजू जीवित रह गई, बस। सरजू, चाय ले आओ, कनक ने हुक्म दिया। वो चाय की ट्रे लेकर आ गई। ये नौकरानी है तुम्हारी? सरजू की और कनक की किसी सखी ने इंगित किया। हाँ, कनक ने हामी भरी। पर शक्ल तो तुमसे मिलती है इसकी, कहते ही हंसी का फव्वारा छूटा सहेलियों के बीच। सरजू का दिल धक से रह गया था। कनक कुछ भी नहीं बोली, चाय सर्व करती रही। काम तो सरजू ने हमारा भी किया था, लेकिन माँ, बहन, सखी, सहचरी बनकर। उसके स्नेह को हमने चंदन की तरह अपने मस्तक पर लगाया था, लेकिन अपने ही घर में अपनों के बीच ये नौकरानी शब्द झेलना अति दुर्दांत था। फिर भी वो सागर से विशाल हृदय की स्वामिनी इस मर्मांतक पीड़ा को सह गई होती सहजता से। मैं चुपचाप अपने मन में सोचती रही और आगे की कथा सुनती रही। सरजू, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है? कनक ऐसे पूछ रही थी जैसे कुछ उगलवाना चाहती हो। नहीं, उसने झट से दृढ़ उत्तर दिया। विद्या देवी कई दिन से देख रही थी कनक सरजू की कोठरी में ही घुसी रहती है। एक दिन कोठरी से निकलती हुई कनक के गाल पर बेबात ही विद्या देवी ने 2 थप्पड़ जड़ दिए, पूरे जोर से। कनक की आंखों में अपमान भरे क्रोध का जो लावा विद्या देवी ने उस दिन देखा था, उसे वे सहम कर काँप गईं। फिर कभी उसके आगे निषेधाज्ञा की रेखा ने खींच माही। सरजू ही समझाती रही कनक को, तुम्हारी माँ है वे, कछु कहत हैं तो इतो बुरो मानो जात है का? तुमसे बड़ी हैं, है ना? लेकिन सरजू अंदर तक तिलमिला गई थी उन थप्पड़ों की अचानक पड़ती चोट से। उसने जिज्जी की 5 उंगलियां अपने कपोलों पर महसूस की थी। उस दिन से ये बात गांठ बांध ली कि इस लड़की को अपने से दूर ही रखना है। न जाने कब मेरी लापरवाही से ममत्व की गिरह खुल जाती है और ये लड़की झट से मुंह के कण बटोर ले जाती है। जिज्जी का रुख दिन पर दिन कड़ा होता जा रहा था। इसी कारण सरजू ने अपनी कोठरी में पड़े रहना अंगेज किया। कनक पर तो कोई जोर चला नहीं था उनका। सरजू ही जिज्जी की आंखों से बरसते क्रोध को अपने ऊपर झेलती रही। कनक बड़ी हो गई है, समझदार है, अब उधार ली ममता कितने दिन उसकी झोली में रह पाएगी। यही भय उनकी क्रूरता को द्विगुणित कर देता। सरजू को सख्त हिदायत थी कि कनक के कॉलेज जाने के बाद ही वो कोठरी में प्रवेश करे। सरजू का मन तो कदापि बेईमान नहीं था। वो खुशी खुशी अपनी कोठरी में सिमट गई। इस बदलाव पर प्रारंभ में तो कनक विचलित हुई, फिर सहज हो गई। कनक के विवाह की गहमा गहमी थी। बिजली के लट्टुओं से जटित कोठी राजमहल से इठला रही थी। चारों ओर रोशनी की गंगा।
सरजू तनिक कोठरी से बाहर निकलकर देख रही थी कि जिज्जी सामने से आती दिखाई दी। सुनहरे काम की चमचमाती बनारसी साड़ी में लिपटी और नगीने जड़े अनगिनत जेवरों से लदी। यहीं रहना कोठरी में, समझी सरजू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहकर वे स्थूल काया के बावजूद भागती सी चली गईं। कोई रिश्तेदार नहीं बुलाया था। विद्या देवी जानती थी कि रिश्तेदार ही ऐसी चीज हैं जो भूतकाल की परतें उखाड़ उखाड़ कर कुछ न कुछ अनचाहा दबा छुपा निकाल ही लेते हैं और सबके सामने रखकर बरसों के प्रयत्न से बनाए प्रतिष्ठा के महल को रेत की दीवारों सा एक पल में ढा देते हैं। इसलिए बड़ी चतुराई से विद्या देवी ने निमंत्रण पत्र भेजने में छाछ को भी फूंक फूंक कर पिया था। शादी 5 सितारा होटल से की थी, फिर ग्रामीण पगड़ों का काम ही क्या, गिने चुने गणमान्य अतिथि बस। सफ़ेद मैरून रंग पर सुनहरे काम वाली वर्दी से सुसज्जित बैरों ने सरजू की आवश्यकताओं को बड़े शालीन तरीके से ढक दिया था। सब लोग होटल चले गए। रह गया सूना घर, धूप सी रोशनी से दपदपाता, व्यर्थी सीना ताने खड़ा सैन्य विहीन परचम सा। सरजू अपनी कोठरी में ही दुबकी रही। दुल्हन बनी बेटी को देखने पर लगे प्रतिबंध को कटु औषधि के घूंट सा शीघ्र ही निगल गई। विवाह भर कनक रोती रही, रो रो कर आंखें लाल रक्त सी हो उठी थीं। ऐसा बेथा रोना भी क्या। विद्या देवी झुंझला उठी। खींच निकालें भी तो किस पर। सोच लिया अनपढ़ गंवार के पेट से जन्म लिया है, कुछ लक्षण तो आए ही होंगे। लाख कॉन्वेंट में पढ़ा लो कौओं को, हंस थोड़े ही बन जाएंगे। सब रस्मों के पश्चात विदा की घड़ी भी आ गई। कनक विवाह के बाद लाल जोड़े में सजी गहनों से लदी लचकती डाल सी सिर झुकाए खड़ी थी। कनक, दहलीज पूजो। होटल के कमरे की दहलीज को इशारा करके किसी आंटी ने उससे कहा, लेकिन वो चुप ही खड़ी रही। पूजो बेटी, पूजो ना, विद्या देवी ने कनक के कंधे पकड़कर ठोड़ी उठाकर कहा था। यहाँ नहीं, घर, कनक रोते रोते बड़ी मुश्किल से कह पाई। बहुत समझाया कि विदा की कार यहाँ खड़ी है, क्या अंतर पड़ता है, शादी तो यहीं से हुई है, लेकिन वो बुद्ध की तरह अचल खड़ी रही। कनक की जिद पर ही उसे घर ले जाना पड़ा। पूजा की थाली, धान का सूप सब साथ जा रहे थे और जितने लोग जा सकते थे कारों में घर की ओर रवाना हो चले। वीडियो फिल्म वाले अपने तारों का संसार समेटे साथ साथ दौड़ रहे थे। घर में जाकर वो रुकी कहाँ रही थी, सीधी चलती जा रही थी। विद्या देवी बार बार कहे जा रही थी, अरे तेरा कमरा तो ये रह गया, इसी से दहलीज पूछ दे कनक। तब तक तो वो पिछवाड़े पहुंच चुकी थी। सब चकरा रहे थे। वो सीधी जाकर सरजू की कोठरी में रुकी। भीड़ अपनी ओर आती देख सरजू अचकचा कर उठ खड़ी हुई। माँ, दहलीज पुजवाओ माँ, वो कहती हुई सरजू से लिपट गई। जितनी रो सकती थी रोई कनक, माँ के कंधे पर सिर रखकर। बेटी को बाहों में समेट कर सीने से तो लगा लिया, लेकिन आंखें पत्थर हो गईं सरजू की। बिन पानी के बिल्कुल शून्य, सूखी, एक आंसू नहीं गिरा। क्या ये लड़की जानती है? एकटक घूरती रही सरजू। कनक रोती रही, माँ की छाती से लगी। बस उस दिन से डॉक्टर साहिबा यही हालत है, कहकर सरजू का दामाद, वो युवक, ठंडी आह भरता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पास ही बैठी कनक रो रही थी। वो उसकी बेटी थी, लेकिन मैं क्या बताऊं उन्हें कि मैं किस अनाम रिश्ते से बंधी हिलकी बांधे रो रही हूँ। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई एक बेहद मर्मस्पर्शी कहानी चिन्हार। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।